ये जो अनुभव है, ये जो हमारी जिंदगी का सफर है, ये हमारे मन की गहराइयों में पहुंचने का सफर है, जो शुरू होता है जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हो, इसको समझना शुरू करते हो। और हर कदम पर एक साइकिल की जरूरत होती है। साइकिल मतलब कि एक चक्रव्यूह जिसकी तरह से एक चलता है, जो हमें जिसकी समझ हमें आती है जब हमारी जिंदगी में माध्यम या उत्प्रेरक लगते हैं। और क्योंकि जब ये उत्प्रेरक लगते हैं तो हमारी भावनाओं का वो हिस्सा जागृत करते हैं जो जिनको बदलने की हमें जरूरत है, और उन्हीं की वजह से हमारे अंदर एक बदलाव आता है, जिसके आ, तहत हम अपनी दिल की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा ये जो सफर है, इसके बारे में जानने के लिए आइए हम आर्किटाइप्स के बारे में सीखें, समझें, ताकि ये आर्किटाइप्स हमें अपने गहरे से गहरे स्वभाव और हमारी दिल और दिमाग की गहराइयों तक ये हमें ले जाए, ताकि हम इतनी गहराई तक जाएं कि हम अनंतता को छू सकें। और इन आर्किटाइप्स के बारे में, इस ठेठ दिमाग के बारे में, इन आर्किटाइप्स के बारे में, और ये कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं, उस बारे में हम इसको समझ सकें। ये जो काम है, ये पूरी तरह से कॉन्शियसनेस मतलब कि चेतना और अवचेतन मन, चेतना का है, चेतना में रहकर काम करने का है। आर्किटाइप्स जो होते हैं, मैं इसको थोड़ा पॉज करती हूँ। ओके। तो आर्किटाइप्स जो होते हैं वो अवधारणाएं होती हैं, और ये अवधारणाएं रचयिता के दिमाग की उपज है, ये उन्होंने बनाया है। और ये हर इंसान की समझ और उनके समझने का तौर तरीके के बारे में बताती हैं। और ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। जैसे हो सकता है एक गिलास पानी मुझे आधा लगे, सामने वाले को वो मतलब के आधा भरा हुआ लगे, हो सकता है मुझे आधा खाली लगे। और कोई तीसरा बोले कि ये कम से कम इसमें पानी तो है, और पानी है। तो हर इंसान की हर चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। ये बहुत जरूरी है कि हर इंसान इसे हर अपने तरीके से, जैसे उसके मन को ठीक लगता है, उस तरह से समझे, क्योंकि वैसे भी हर इंसान की सोच अलग होती है। तो कोई भी आज तक इन चीजों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। और राज ऐसे कहते हैं कि हर इंसान जो अनंत रचयिता को ढूंढ रहा है या उसको पाने की इच्छा करता है, उसके अनुभव जो है वो हर आर्किटाइप के स्वभाव, हर आर्किटाइप के चरित्र, हर आर्किटाइप के अलग अलग नेचर के हिसाब से बहुत उलझे हुए भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब के आर्किटाइप के अंदर बने हुए होते हैं, और कोई भी इंसान सिर्फ एक आर्किटाइप नहीं हो सकता। कभी कभी होता है कि एक इंसान के बहुत सारे आर्किटाइप हो सकते हैं, होते ही हैं। क्योंकि एक इंसान को वही जो ठीक लगता है, जैसे मुझे कुछ ठीक लगता है तो मैं उसी के हिसाब से सोचूंगी। अगर एक ही चीज को किसी और को कुछ और ठीक लगता है तो वो उस हिसाब से सोचेगा। तो जैसे रा ने कहा कि आर्किटाइप को समझने के हर एक का कोई अलग अलग तरीका है। कोई इसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करता है। तो आर्किटाइप बेसिकली क्या है? आर्किटाइप है एक इंसान का स्वभाव। अब एक इंसान के स्वभाव में बहुत सारे हिस्से होते हैं। एक इंसान का स्वभाव सिर्फ एक तरीके से नहीं होता, थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा वो, अलग अलग अनुभवों में उसका वो स्वभाव या उसका चरित्र वो बदल भी सकता है। तो इसीलिए कुछ लोग उसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझते हैं, कुछ लोग उसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझते हैं, कुछ लोग टैरो के हिसाब से समझते हैं। अब रा जब वीनस के ऊपर तीसरी घनत्वता में रहते थे, तब उन्होंने टैरो का आविष्कार किया था। और जब वो इजिप्ट आए थे तो उन्होंने वहां के लोगों को टैरो के द्वारा आर्किटाइप्स को समझाने की कोशिश की थी। आगे देखते हैं। हाँ, ओके, नाउ टेल मी।
ओके, सो यहाँ पे उसने शुरुआत ये की कि हम टैरो से स्टडी करेंगे आर्केटाइप्स को। तो फिर उसने बोला कि जो इन्फिनिट लाइट है, मतलब जो एक अनंत रचयिता से जो लाइट आ रही है रोशनी, वो, हाँ, वो अगर हम तीसरी घनत्वता के मन आत्मा परिसर को अगर लेंगे, तो तीसरी घनत्वता में ही होती है आर्केटाइप्स। तो उसके जो माइंड बॉडी और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, आत्मा, मन शरीर शरीर आत्मा। और मन, वो तीन चीजें हैं जो अनुभव करती है तो 7 बेसिकली सिस्टम के उसने द्वारा। आर्किटाइप्स को 3 हिस्सों में बांटा है, नहीं क्योंकि नहीं, वो आर्केटाइप इंसान नहीं। को मन शरीर आत्मा का एक संग्रहण कहता है। तो उसने हम्म मन शरीर आत्मा के कैटलिस्ट, मतलब जो आर्किटाइप्स है आर्केटाइप्स उनको अलग 3 अलग है। हिस्सों में बांटा है। हाँ, हम्म आगे बोलो। और उसको एक्सप्रेस करने के लिए, समझने के लिए 7 सिस्टम्स में डिवाइड किया है, हर एक को, आत्मा को भी साथ में, शरीर को भी साथ में और मन को भी साथ में। वो ओके। 7 क्या क्या है? मैट्रिक्स, मायाजाल, पोटेंशिएटर मतलब शक्ति प्रदान करना, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, उसके बाद एक्सपीरियंस मतलब इसे अनुभव, हिंदी में बोले, माया जाल, पोटेंशिएटर का मतलब क्या बोला तुमने? शक्ति प्रदान करना। शक्ति प्रदान करना, कैटलिस्ट उत्प्रेरक, कैटलिस्ट इज उत्प्रेरक, उसके बाद अनुभव एक्सपीरियंस अनुभव, उसके बाद सिग्निफिकेटर सिग्निफिकेटर कारक, कारक, उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, बदलाव, और ग्रेट वे। उसके बाद आता है ग्रेट वे मतलब अ, मैं देखती हूँ। महान तरीका, नहीं, नहीं, वे को क्या बोले, महान शानदार रास्ता, तरीका, हाँ, महान महान तरीका। पथ, शानदार। बट एक्चुअली पथ, और लिटरल मार्ग। मीनिंग में ग्रेट वे का मतलब वो है, लेकिन असल में वो इसे कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है? ग्रेट वे ग्रेट वे मतलब क्या मतलब वो वाला रास्ता जो आपको? मतलब इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, वो कनेक्शन बना रहा है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का, वो ग्रेट वे है कि इन सब से गुजर कर फाइनली यू आर इन दैट ग्रेट वे। तो क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने लोग जो ग्रेट वे के कार्ड्स हैं, माइंड हम्म बॉडी स्पिरिट के, जैसे हम्म चैरियट है, हम्म टेम्परेंस है, और स्पिरिट में वर्ल्ड है, तो जिनके हम्म जो लोग इन 3 कार्ड से रिलेट करते हैं, कि क्या वो लोग अपना बदलाव करके अनंत रचेता से लीन हो जाएंगे? मैम, ये डज दैट टैरो, मीन दैट? ये डिविनेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपका एवोल्यूशन है, आपके स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का एवोल्यूशन, आत्मा का एवोल्यूशन तो वर्ल्ड में आएगा, मतलब विकास, माइंड का राइट। एवोल्यूशन है, हाँ विकास, सॉरी, हम्म स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक विकास का जर्नी है ये, उसने भी बोला कि इट्स अ जर्नी, हाँ। है ना। तो आपका मन, मन का जो जर्नी है, जब ग्रेट वे तक पहुंचते पहुंचते इट विल बी इन द चैरियट एनर्जी। लेकिन देयर मे तो बी वो, पीपल हु मे बी born with that, नो? नो नो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा अनलेस नहीं आपका होता है। भूलने का पर्दा पहले से खुला हुआ है, ऐसी हाँ, कोई एंटिटी है तो अलग बात है, लेकिन हर एक इंसान को उससे गुजरना होता है, अच्छा। वेल को खोलने का प्रोसेस है ये। मतलब स्पिरिट का जो वर्ल्ड वर्ल्ड का जो है ना, बेसिकली जो वर्ल्ड कार्ड है, दैट हाँ, मींस स्पिरिट का कनेक्शन इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से हो चुका है, पर्दा निकल चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी तो पैदा होते हैं जिनका भूलने का पर्दा पहले से ही काफी भेदा हुआ होता है, या वो पहले ही बहुत कनेक्टेड होते हैं। और ये कुछ नंबर के लोग ऐसे होते हैं, या कुछ कार्ड्स के लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं अपने हिसाब से बात कर रही हूँ, जिनका मैंने ये हम्म बहुत देखा है कि ये होता है, वो जन्म से ही ऐसे होते हैं, हाँ, खास कुछ होते करके। हैं, कुछ रेयर, वो वॉन्डरर्स, कुछ इंडिगो चिल्ड्रन जैसे होते हैं, होते हैं। हम्म। अच्छा, आगे। तो आगे उसने ये बोला कि ये 7 सिस्टम के जरिए मन, आत्मा और शरीर का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या फिर आध्यात्मिक विकास होता है, एक जर्नी है उसकी। हम्म। और जो लास्ट है ना, चॉइस है, चॉइस वो है कि जिसके इट वेयर द क्रिएशन रिवॉल्व्स अराउंड दैट एक्सेस, उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, क्या? मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो चॉइस है ना, वहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों के मतलब मदद के रास्ते पे जाओगे या खुद के सेवा के रास्ते पे जाओगे, तो और हर वहां से कदम पर आप चुनाव करते हो, हर इसलिए कदम, इसीलिए उसका नंबर हम्म, 0 है या 22 है, हर वो कदम पे चुनाव एक्चुअली है। राह के हिसाब से वो लास्ट में आता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो चॉइस का कार्ड आता है, मतलब एक्चुअली मुझे नहीं ट्रांसफॉर्मेशन और लगता ग्रेट वे उसने के बीच चॉइस में कार्ड आता है। को नंबर दिया था या नहीं दिया था, मुझे याद नहीं हाँ, है।
दिया है 22nd आर्केटाइप है वो, 22 अच्छा, है। ठीक है, आगे लास्ट चलते। आर्केटाइप में। ओके, हाँ। तो उसने फिर आगे ये समझाया कि जो मैट्रिक्स है, माया जाल है, उसको आप चेतना के रूप में देख सकते हो, है ना। मतलब वो जो आगे बढ़ रहा है, जो पहुंच रहा है। उसके बाद उसने बोला जो पोटेंशिएटर है वो आपका अनकॉन्शियस है या अचेतन है, और अवचेतन पोटेंशियल मन। से अवचेतन, अवचेतन मन। और हाँ। उससे क्या प्राप्त हो रहा है आपको? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक प्राप्त हो रहा है। हम्म। मतलब माया जाल वो पहुंच रहा दोनों है, मिलके उसको आपको उत्प्रेरक का एहसास दे रहे उत्प्रेरक का एहसास, उत्प्रेरक दे रहे, मतलब हैं। हाँ। पोटेंशिएटर है जो उत्प्रेरक भेजता है। हम्म। और उत्प्रेरक हमारा अनुभव जनरेट करता है, उत्प्रेरक से हमें एक्सपीरियंस आता है। हम्म। यहां तक उसने समझाया। आगे और आगे भी तो बताया नहीं? नहीं नहीं, आगे अभी और करना है। अच्छा, ओके। सो पोटेंशिएटर और मैट्रिक्स दोनों मिलके उत्प्रेरक, दोनों के कॉम्बिनेशन से उत्प्रेरक का जन्म होता है, और उत्प्रेरक से एक्सपीरियंस या अनुभव, अनुभव प्रदान करता है। ठीक है। और जो मैट्रिक्स है, जो माया जाल है, वो पोटेंशिएटर को फिर से अट्रैक्ट करता है। ओके। और हाँ, वो अनुभव, पोटेंशिएटर से कैटलिस्ट आता है, कैटलिस्ट से एक्सपीरियंस जनरेट होता है। ठीक है। तो ये जो पहले जो चार सिस्टम्स या तत्व हम इनको बोल सकते हैं, वो एक सर्कल में घूमते रहते हैं जब तक कि अगले तीन जो सिस्टम्स है उससे वो एक एडेप्ट के अंदर वो जागरूक ना हो जाए, वो तब तक उस सर्कल में घूमता रहेगा। हाँ, उसने एक बात और बोली हम्म। कि मैट्रिक्स से पोटेंशिएटर दोनों मिलके कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। ये उसके बाद जब एक बार अनुभव होता है तो वो वो दोबारा मैट्रिक्स और पोटेंशिएटर कैटलिस्ट को अलग तरीके से मतलब वो, मतलब मतलब परसीव माया करते जाल, हैं। जो माया जाल है, मैट्रिक्स है, वो दोबारा पोटेंशिएटर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अलग तरीके से। अलग तरीके से। हाँ। और फिर वो उसकी तरफ, वो क्या था रिएक्शन, क्या था, वर्ड क्या था? कौन सा वर्ड? रिएक्ट मतलब, नहीं, वो था इंटरप्रिटेशन। हाँ, प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हर बार उसकी प्रतिक्रिया बदलती रहती है, और बदलती इसीलिए रहती है। उसका अनुभव बदलता रहता है। और जब तक फिर वो इस सर्कल से बाहर निकल के अलग से, जब वो सिग्निफिकेटर आता है ना इसके बाद। पोटेंशिएटर, पोटेंशिएटर। नहीं नहीं, जो फर्स्ट सर्कल के 4 पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम्म। 5th पॉइंट सिग्निफिकेटर है ना। हाँ। सिग्निफिकेटर, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट वे। उसके बाद हाँ। जब तक वो रचयिता की खोज में नहीं निकलता और अपने तरीके को बदलता नहीं, तब तक वो हम्म। सिग्निफिकेटर, मतलब कारक जब बीच में नहीं नहीं आता, तब तक वो इन्हीं 4 में अटका रहता है। और कारक जब बीच में आएगा नहीं जब तक वो सीखेगा नहीं। इसको अगर हाँ। सिंपल तरीके से बोले ना, ये वो इंसान है जिसको कैटलिस्ट लगते गए वो सुधरता गया, फाइनली वो इतना सुधर गया कि अब वो सीखने लग गया, कैटलिस्ट को पॉजिटिवली ले रहा है कि भाई जो हो रहा है मेरी लाइफ में होने दो, अब मैं, मुझे से आई एम डिटैच फ्रॉम इट, आई विल लर्न, मैं अपना लेसन लर्न करूंगा, आगे बढ़ूंगा। जब वो उस माइंडसेट में आता है तब आता है सिग्निफिकेटर, फिर वो सेकंड वाले साइकिल में घुस जाता है। और सेकंड साइकिल में सिग्निफिकेटर तो मतलब कारक के बाद क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। ग्रेट वे। तब उसमें बदलाव आता है, और बदलाव आता है। बदलाव आने के बाद वो रचयिता से एक होता है, राइट? हम्म। ओके। को इत, हाँ, ओके। सो मन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? मतलब सबसे पहले मन का क्यों लगता है माया जाल? ये इसलिए है क्योंकि मन अगर कंट्रोल में हो ना, तो आपका शरीर कंट्रोल में आ जाता है, उसमें बायसेस कम हो जाते हैं। और मन और शरीर जब कंट्रोल में आ जाता है तब स्पिरिट अपने आप वो शक्ल का काम करते हैं, इसलिए मन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैट्रिक्स ऑफ द माइंड या माया जाल को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? उसको बोला है कि इट इज अ विल ऑफ द सीकर, मतलब सीकर मतलब साधक, इच्छा, साधक की इच्छा। साधक। सो वो माया जाल जो है वो दर्शाती है कि वो साधक की इच्छा है। और ये एक चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, जिसमें नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है। बिकॉज चेतन और अचेतन मन के बीच में एक पर्दा, भूलने का पर्दा लगा हुआ है ना। इस वजह से उसमें ज्ञान की कमी है।
और ये जो मन है, ये जो माया जाल है, वो जानने का प्रयास, ये चेतन मन जो है वो जानने का, आगे और जानने का प्रयास करता है। और ये किसी वजह से होता है क्योंकि उसकी इच्छाएं उतनी तीव्र होती है, जो जिसकी वजह से ये नए नए एक्सपीरियंसेस चाहता है, नए नई चीजें चाहता है बेसिकली। हम्म। पहले जो है मतलब आध्यात्मिक रास्ते पे चलने से पहले हम्म। इंसान जो है बाहर खोजता है, अपने अपने बाहर सीख करता है ना। किताबें पढ़ेगा, दूसरे मतलब लोगों के वीडियोस देखेगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, वो बाहर देखेगा, सबसे पहले बाहर खोजता है। और जब उसको समझ में आता है कि आध्यात्मिक विकास अपने अंदर होता है, तो फिर वो अपने अंदर खोजना शुरू करता है। तब उसकी ग्रोथ होने लगती है, आध्यात्मिक विकास होने लगता है उसका। और फिर वो हम्म। अपने अनकॉन्शियस मतलब जो अचेतन मन है वहां तक उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका वो मन उसका पहुंचता है और एक्सपैंड होता है। उस अचेतन मन का विस्तार होता है। विकास, विस्तार होता है, हाँ विस्तार होने लगता है। और फिर वो ये देखने लगता है कि कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव है, वो हमारे अंदर के विचारों और इच्छाओं के वजह से उनको वो आकर्षित कर रहा है, हमारे अंदर के जो इंटरनल जो इच्छाएं है उसकी वजह से उस चीज को वो आकर्षित कर रहा है। और इसको डिपेक्ट कर, उसका आर्केटाइप है जादूगर, मैजिशियन। और ये जो मैजिशियन है वो उस सीकर के इच्छा पे डिपेंड करता है ना। उसने ये भी बोला है कि इच्छा का सिनोनिम है डिजायर। डिजायर, अब आई थिंक डिजायर को क्या बोलेंगे, इच्छा ही है वो। आकांक्षा, इच्छा। आकांक्षा हो सकती है, हाँ, ओके। ओके, आकांक्षा। हाँ तो आकांक्षा जो भी हो, लेकिन उसमें जो इच्छा है, जो तीव्र इच्छा है, वो मतलब जो इच्छा है वो बहुत तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि बिना विल के वो उस डिजायर को नहीं पा सकता। उसके वो क्या बोलते हैं उसको, विल पावर, विल पावर बेसिकली, उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। हम्म। सो ये जो जादूगर है वो एक डिजायर या आकांक्षा रखता है, और अपने विल पावर की वजह से वो इस अनुभव को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। वो अपनी अपने जिंदगी में उसका साक्षात्कार करवाता है, और साक्षात्कार इसका नाम करवाता है, मैजिशियन इसलिए मैजिशियन रखा है, है क्योंकि हम, हर इंसान जो है वो एक अपने आप में एक जादूगर है। और जादूगर है। उसके अंदर ये ताकत है कि वो अपनी इच्छाओं को इतना तीव्र करके वो जो भी चाहे, वो पूरी जादू से भरा हुआ है, और जो भी मैनिफेस्ट चाहे करता है। उसे मैनिफेस्ट कर सकता है, उसका साक्षात्कार अपनी जिंदगी में कर सकता है। उसमें वो ताकत होती है। हाँ, और एक इंसान जो अपने बारे में जानता है, खुद को जानता है, खुद को समझता है, सेल्फ कॉन्शियस मतलब कि जो है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जादू जो है, या जादू करने की काबिलियत जो है वो जागृत होती है, क्योंकि वो हमारे मन में होती है। तो जब वो खुद हम्म को जानने लगेगा तब वो समझेगा कि मेरे अंदर ये ताकत है, और तब वो अपने पोटेंशिएटर को, मतलब कि अपने अवचेतन मन को जागृत करता है, हम्म इन द पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड और द अनकॉन्शियस सेल्फ। राइट। हम्म हाँ। ठीक है। अच्छा। बोलो, बोलो। ओके, लेकिन ये जो अनकॉन्शियस प्रोसेस जो है ना, वो हम्म। अगर ये जो साधक है, जो एडेप्ट है, वो अगर आर्किटाइप्स को पढ़ेगा ना अच्छे से, तो वो इस प्रक्रिया को काफी क्या बोलते हैं, जागरूकता से समझ सकेगा। मतलब हाँ, अपना मतलब कॉन्शियस होके उस चीजों को कर सकेगा, अगर वो इस आर्किटाइप्स को ठीक से समझ लेगा। तो हम्म। ये फायदा है आर्किटाइप्स को सीखने का, क्योंकि वो आप कॉन्शियसली उस चीज को कर पाओगे, जागरूकता से कर पाओगे। अब सेकेंड सिस्टम है पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड। हम्म। पोटेंशिएटर माइंड ऑफ द माइंड है अनकॉन्शियस, अचेतन मन, है ना, जिसका डिपिक्शन है हाई प्रिस्टेस वाले आर्किटाइप से। सो वो है जो आपके कॉन्शियस माइंड के पर्दे के उस पार है। वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन के पर्दे के उस पार जो कुछ है वो है पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड। हम्म। सो अचेतन मन में चेतन मन के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक संभावनाओं का एक बड़ा सा क्षेत्र बोलेंगे उसको, वो हम्म। शामिल है। हम्म।
और ये जो मैजिशियन जो आर्केटाइप है ना, उसका जब मैनिफेस्टेशन के माध्यम से उसके अंदर जो छिपी हुई जो क्षमता है उसको वो महसूस करता है, हम्म और इस तरह से वो मैनिफेस्ट करता है चीजों को। हम्म अ, In the world, your free will और is क्या बोला limited to उसने? what you can या consciously. हाँ, तो दुनिया में आपकी जो इच्छा है वो सीमित है, लिमिटेड है। अ, तो जो और ये लोगों सीमित। की जागरूकता सीमित है, या हाँ। जिनका ज्ञान सीमित है, उनको सीमा में ही रह के वही मतलब अनुभव होते हैं। हम्म। आगे, those who more consciously understand the potentiator, the unconscious have a great degree of free will, and thus what they can हाँ। illuminate. हाँ, तो सीमित जागरूकता वाले जो लोग हैं उनके पास सीमित मात्रा में स्वतंत्र इच्छा होती है, राइट। और जो लोग ज्यादा अधिक क्या बोलते हैं उसको, सचेत रूप से हाँ। पोटेंशिएटर को जो समझते हैं, हम्म उनके अचेतन में स्वतंत्र इच्छा की जो डिग्री है वो ज्यादा होती है, हम्म और फिर उसकी वजह से वो अपने अनुभव को प्रोसेस कर पाते हैं वो। विस्तार भी होता है अनुभवों का। हाँ, अनुभव का नहीं, वो अनुभव की वजह से इनलाइटन होती है, मतलब क्या कैसे बोलेंगे, तो जो आगे उसके प्रकाशित होने लगती है उसके आगे की चीजें। more potential is afforded to them, माने। पोटेंशियल मतलब शक्ति प्रदान करना ना, तो और उसके एबिलिटीज को ज्यादा शक्ति प्रदान होती है फिर। ओके। हम्म। और माया जाल के मैजिशियन के लिए बहुत सारे चुनाव मौजूद हैं, और जब हम्म। वो कुछ इच्छा करता है तो हाई हम्म। प्रीस्टेस यानी कि उसका पोटेंशिएटर उसको वो इच्छा इच्छा के उसकी सोच अनुसार। के हिसाब से उसकी वो इच्छा पूर्ण करने के लिए उसको उत्प्रेरक देता है, ताकि वो उत्प्रेरकों के द्वारा उन अनुभवों को अनुभव कर सके। अब हाँ। वो आते हैं अनुभव और उत्प्रेरक पर। कुछ रह जाएगा तो आई विल टेल यू। ओके ओके। हाँ। सो कैटलिस्ट एंड एक्सपीरियंस, उत्प्रेरक और अनुभव। तो उसने ये बोला कि हमारे जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो परिवर्तन की है, कुंजी है बेसिकली। हमारी जो इमोशनल रिएक्शंस है, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जो है, जो हमारे अंदर उन जगहों को इल्यूमिनेट उन करती है चीजों जिन्हें को सामने ले आती हैं, सामने ले आती है, जिन्हें सामने हमें, लाना जरूरी है, आवश्यक है, ताकि हम उसको रिपेयर कर सके, ठीक कर रिपेयर सके। कर सके। और जो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, वो ये इमोशनल चार्ज उसको देता है। इमोशनल चार्ज को नहीं पता मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सब भावनात्मक चार्ज उस चीज को प्रदान करता है। हाँ, ठीक है। जो हमको जगाने का काम करता है बेसिकली। इसको अगर आप एग्जांपल लोगे तो जो अगर कोई बैड अगर कैटलिस्ट है, तो वो आपका मतलब पूरा सिस्टम हिला के रख देता है। तो वो आपको भावनात्मक बेसिकली आरोप। जगा रहा है। चार्ज चार्ज आरोप नहीं, चार्ज, वो आई नो। इलेक्ट्रिकल भावनात्मक चार्ज होता है आवेश, ना। आवेश आवेश, बोल। आवेश, राइट राइट। आवेश, वो हाँ, सही इलेक्ट्रिकल सही। चार्ज है वो वाला। हाँ तो हाँ वो हाँ, चार्ज जो है ना, इमोशनल चार्ज, वो उत्प्रेरक प्रदान करता है हमें जगाने के लिए। हमें जगाने के लिए। हम्म हाँ। सो कैटलिस्ट क्या है बेसिकली, वो जो हमारे साथ घट रहा है, जो हो रहा है हमारे साथ, है ना। हम्म हम्म तो आई थिंक रा ने कुछ बोला था इसमें कि जो आपके सेंसेस को हिला के रख देना, हम्म मतलब जो जो आपकी आपके सेंस प्रतिक्रिया को सारे एकदम उत्तेजित कर दे, वो उत्तेजित आपका कर, वो उत्प्रेरक उत्प्रेरक है। है। हाँ। जैसे आप केमिस्ट्री में देखोगे, उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट है वो बेसिकली क्या करता है, एक पदार्थ का जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कितनी रिएक्शन का तीव्रता जो, से आप प्रतिक्रिया करते हो। हाँ, उसको बढ़ाता है ना, किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। हाँ। मतलब अगर स्लो मोशन में चल रहा है तो उसको फास्ट कर देगा। हम्म केमिस्ट्री में बस वही हम्म काम करता है हमारे यहाँ, मतलब हमारा भी जो कैटलिस्ट है वो वही काम हम्म करता है। हम्म इसके आगे का पढ़ना मैम। हाँ। एक मिनट। तो ये यहाँ पर कहता है कैटलिस्ट जो है दिमाग का, इसको हम्म। पोटेंशिएटर जो है बोलते हैं,
कैटलिस्ट है दिमाग का, इसको पोटेंशिएटर बोलते हैं। मतलब रिएक्शन ऑफ इन आवर लाइव्स, द कॉज ऑफ अ रिएक्शन, मतलब हमारी प्रतिक्रिया की जो वजह होती है वो कैटलिस्ट होता है। और दिमाग का जो कैटलिस्ट होता है उसको पोटेंशिएटर, मतलब एक तरह से अपने आप को उजागर कर रहा है, कि कैसे बोलूं, अपने आप को दिखा रहा इंग्लिश है में उसके सामने, पोटेंशिएटर। और आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी। आप इंग्लिश में पढ़ो ना एक मिनट। Acha, okay. So, of a reaction in our lives, the cause of a reaction within ourselves is called catalyst. The catalyst of the mind is also called uh, ISIS. This is the potentiator revealing itself to you. Your unconscious revealing itself. For most, a catalyst is offered, ओके but एक they मिनट। do not understand. ओके सो जो आपका इमोशनल चार्ज है, जो रिएक्शन है, उसका कॉज, उसका कारण क्या है? उत्प्रेरक। ठीक है। उसके बाद आइसिस मतलब एम्प्रेस। आइसिस इजिप्शियन गॉडेस थी ना, हाँ, जिसके राखी जिसका माँ थी। पर्दा खुला हुआ था। ओके जिसका पर्दा खुला हुआ था, अनवेल्ड मतलब जिसका पर्दा ओपन है, जो अनकॉन्शियस है बेसिकली, हाँ, वो पोटेंशिएटर है, राइट? गॉडेस थी वो। हाँ, हाँ। तो वो उस चीज को देख के फिर वो अपने आप को रिवील करती है उस तरह से। हम्म, ठीक है। हम्म। ओके आगे। For most, a catalyst is offered, but they do not understand. The reaction to it is often again and again until one becomes aware, or aware of, use the subsequent experience to transform. One becomes aware of it and can use the subsequent experience to transform it. Transform the purpose of all. तो बहुत, जितने भी मैक्सिमम लोग हमारे प्लेनेट पे है ना, इस चीज को समझ नहीं पाते। वो उसी साइकिल में स्टक हो जाते हो, बार बार एक ही चीज को एक्सपीरियंस कर, उसी कैटलिस्ट को वो दोबारा जब तक एक्सपीरियंस उनकी करते बत्ती नहीं करते, जलती। जब बत्ती नहीं जलती, उस साइकिल में ही फंसे रहते हैं। और तब उन्हें समझ में आता है कि इस अनुभव के द्वारा हमें अपनी प्रतिक्रिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये अनुभव हमें बता रहा है कि हमारे अंदर क्या असंतुलित है, जो संतुलन में नहीं है। और कैटलिस्ट जो होता है वो हमारे अंदर जो भावनाएं जागृत करता है, उजागर करता है, ये भावनाएं हमें हमारे चेतन अवस्था में हमें बताती हैं कि हमें किस चीज का उपचार करने की जरूरत है। और ये हमारे जो clues as to the mixture matrix of the feeling, okay, of the clues as to the nature of the feeling, कि हमें जो महसूस हो रहा है वो क्यों महसूस हो रहा है। मतलब बेसिकली ये एक तरह से शैडो वर्क की बात कर रहा है, कि जब हमारे अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ हुआ और मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्से में प्रतिक्रिया करने के बजाय मैं उस वक्त शांत बैठ के या अकेले में जाके उसके ऊपर मेडिटेट करूं और पूछूं खुद से कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है। समथिंग लाइक दैट, राइट? हाँ करेक्ट ये करेक्ट। इन भावनाओं के पीछे क्या है, ताकि मैं खुद को बेहतर समझ सकूं। जब तक मुझ में इस तरह की कोई भावना नहीं होगी जो मुझे कुछ बताएगी नहीं, तो मुझे पता क्या चलेगा कि मुझे अपने अंदर क्या बदलने की जरूरत है। और जब मैं जितना अपने आप को समझूंगी, जानूंगी, जितना गहराई से जानूंगी, जितना गहराई से खुद को समझने की कोशिश करूंगी, उतना मैं खुद को पहचानूंगी और उतनी जल्दी और बेहतर तरीके से मैं अपने अंदर वो बदलाव ला पाऊंगी। अब इसका और एक छोटा सा नहीं, एग्जांपल दो। हाँ, और एक हाँ मिनट, जब तक मैं हाँ अपने अंदर वो बदलाव नहीं लाती, तब तक उस तरह का उत्प्रेरक बार 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 मेरी जिंदगी में आता रहेगा, चाहे वो एक अलग इंसान के रूप में क्यों ना हो, अलग अनुभव के रूप में क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक जैसी चीज होगी। हाँ, अब बोलो। हाँ। सो सपोज मैं आपकी कैटलिस्ट हूँ, ठीक है। मुझे आपका वीक पॉइंट कुछ पता है, और मैं आपको बार बार वहां पोक करती रहती हूँ उसी चीज को, ठीक है। आपको हर बार आपको गुस्सा आ जाता है, आप झगड़ा करते हो मुझसे, ठीक है। हम दोनों का झगड़ा हो जाता है, हम बात नहीं करते,
फिर दोबारा घूम के मेरी जगह सपोज वैशाली है, वैशाली भी सेम चीज करेगी आपके साथ, वही पोकिंग करेगी, ठीक है। फिर भी आपका रिएक्शन, आप इमोशनली चार्ज होके फिर उससे लड़ाई करोगे और फिर आप उससे बात करना बंद कर दोगे। तो ये साइकिल्स में होता रहेगा जब तक कि आपको उस एक्शन का रिएक्शन अलग तरीके से ना दो। अब इसका अलग तरीके से रिएक्शन आप क्या दे सकते हो, आप मेरी जो पोकिंग है उसको समझो, मुझे पूछो कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, बैठ जाए मेरे साथ बात कर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और फिर दोनों के अंदर एक हीलिंग, उसको मतलब जो आप हमेशा जो रिएक्शन देते हो उसका उससे अलग हटकर एक अलग रिएक्शन आप दोगे, प्यार, और प्यार में लव एंड लाइट में रह के उसका एक सोल्यूशन निकालोगे। जिस दिन आप वो ढूंढ लोगे, आपका रिएक्शन बदल जाएगा, तो आप उस साइकिल से बाहर निकलोगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने उस कैटलिस्ट को पॉजिटिवली लेके उससे जो लर्निंग करनी थी वो सीखी, और फिर आप आ गए हो एम्परर वाली एनर्जी में, तो आप एम्परर आर्केटाइप पे तब पहुंच जाते ओके। हो। यहाँ पर मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है कि आई अंडरस्टैंड कि मजिशियन जो है वो कॉन्शियस माइंड है, हम्म लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मजिशियन ने अपने हिसाब से मजिशियन की स्टेज में अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो? अम, जितना रा ने बोला है वो तो प्री इनकारनेटिव होता है ना, जन्म लेने से पहले आप लिखते हो ना, हाँ और उसको सॉल्व जन्म लेने के बाद करना होता है। हाँ, लेकिन आर्किटाइप्स तो जन्म लेने से पहले के नहीं है, वो आर्किटाइप्स तो जन्म लेने के बाद इंसान की अवस्था के है ना। हाँ, वो थर्ड डेंसिटी के इंसान के लिए है आर्किटाइप्स, एग्जैक्टली उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो जब आप बोलते हो रिएक्शन, हम्म जब आप बोलते हो कि कैटलिस्ट लगा और आपने रिएक्ट किया, तो आपने जब अपने रिएक्शन को समझा और उसे बदला, तो हम्म आप अगले पड़ाव पर, वो सिग्निफिकेटर है राइट? हम्म फिर हाँ, तब आप सिग्निफिकेटर आते हैं। सिग्निफिकेटर पर पहुंचते हो। लेकिन हम्म कभी कभी आप अपना रिएक्शन चेंज भी कर देते हो, तब हम्म भी कई बार आपके पास अलग अलग रूप में वो कैटलिस्ट आते रहते हैं। तो वो तुम्हारे हिसाब से क्यों आते हैं? क्योंकि आपने उस चीज को अभी तक सीखा नहीं है, लर्निंग बाकी है अभी उस कैटलिस्ट की, उस कैटलिस्ट को पूरी तरह से प्रोसेस नहीं किया। जब तक आप कैटलिस्ट को प्रोसेस नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन वो कैटलिस्ट तो हो सकता है, वो कैटलिस्ट तो मैंने प्री इनकारनेटिव मतलब अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं। ओके हाँ, वेट, लेकिन कैटलिस्ट से मैं सीखना भी एक तो मिनट जरूरी होता है ना, रिकॉर्डिंग कैटलिस्ट बंद इसीलिए करके, रिकॉर्डिंग बंद ओके करके समझाती हूँ। ओके हाँ बोलो। ओके। जब एम्परर आर्केटाइप आता है ना, फोर्थ आर्केटाइप है वो, तो आपके जो कैट अब जो उत्प्रेरक है उत्प्रेरक। उससे जो अनुभव जनरेट हुए हैं, अब एम्परर के पास आता है चॉइस कि उसको वो पॉजिटिवली लेगा या नेगेटिवली, मतलब वो पोलैरिटी वहां डिसाइड होगी उसकी, और वो उसको किस तरह से प्रोसेस करेगा वो एम्परर पे डिपेंड करता है। ओके। एक्चुअली अगर उसको अगर पॉजिटिवली प्रोसेस किया जाए तो एम्परर आर्केटाइप आता है, वरना वो फिर साइकिल में घुस जाएगा दोबारा से। और आ, जो पहले तीन आर्किटाइप्स है वो इस तरह से काम करते हैं एक दूसरे के साथ कि वो कैटलिस्ट का कैटलिस्ट को पैदा कर सके, और जो फोर्थ कार्ड आता है एम्परर का कार्ड, वो उस कैटलिस्ट को प्रोसेस करके उस साइकिल से बाहर निकल सकता है। निकल सकता है। हाँ, और एक बुक है आर्किटाइप, कोई गाइड बुक है, उसमें जो ऑथर है उन्होंने जोसेफ बोला कि उसको डार्ट्स की है वो। लेसर, हाँ जोसेफ रास, उसने उसको लेसर साइकिल बोला है, जो पहले चार कार्ड्स है ना, दैट इज द हम्म लेसर साइकिल। और उससे हम्म। बाहर निकलने के लिए आपको एम्परर आर्केटाइप पे आना पड़ेगा। अगले आर्किटाइप पे आना पड़ेगा। ठीक है। और आगे भी उसने या each seeker will experience such archetype and characteristic within the complex of the archetype। अच्छा अरे ये सॉरी, ये आगे का पीछे होगा। चला गया। हाँ अच्छा। पीछे चला गया। हाँ ओके। ज्यादातर लोग इसी साइकिल में घूमते रहते हैं तुमने कहा, और पुरानी आदतों से उभरते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, और तभी हम्म उनकी उन्नति नहीं होती है। उन्हें अपने अनुभवों से सीखने की और समझने की जरूरत है।
यही ना? हम्म। हाँ, एक, एक, ओके। हाँ। तो सिग्निफिकेटर, जब आप उस लेसर साइकिल से बाहर निकलते हो, ठीक है, अब एम्परर ने उस कैटलिस्ट को, जो उत्प्रेरक है, उसको पॉजिटिवली लेके उससे एक्सपीरियंस जनरेट किया, तो ये एक्सपीरियंस जाता है सिग्निफिकेटर के पास, और कारक के तब आप पास। कारक के पास। तो वो सिग्निफिकेटर एनर्जी में फिर आप जाते हो, जो हायरोसेंट है। अब हायरोसेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हायरसेल उच्च स्वतः। नहीं नहीं, हायरोसेंट। हायरोफेंट। हायरोसेंट वो है ना, हायरोफेंट बेसिकली जैसे वो पोप मॉन्क होता है टाइप ना। होता है ना, मॉन्क टाइप होता है ना। हाँ, मॉन्क नहीं, पोप होता है ना, पोप। हम्म। उसको हायरोफेंट बोलते हैं। जैसे कोई पंडित हो गया, इस तरह से हम्म। उसको हायरोफेंट बोला जाता है, जो आपका एक तरह से भगवान के और आपके बीच में जो है। अब पोप, हम्म। मॉन्क, पंडित, ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपका धर्म के द्वारा ईश्वर से पहचान करवाते हैं, तो इसलिए हम्म। वहां पे हायरोफेंट बोला हुआ है। बेसिकली एक गुरु बोल सकते हो आप, या गुरु, हाँ। हाँ। तो वो जो हायरोफेंट है ना, वो एक सेल्फ अवेयर एंटिटी है, मतलब वो खुद स्वयं जागरूक है वो। हम्म। ओके, किसी का माइक ऑन है आई थिंक। सो वो अवेयर इसलिए है क्योंकि अब वो उस कैटलिस्ट को एक जागरूकता के रूप से देख रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि भाई मेरे ये कैटलिस्ट क्यों लग रहे हैं, वो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसकी, कि हाँ ये कैटलिस्ट है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इच्छाओं की वजह से ये कैटलिस्ट मुझे लग रही है, तो वो अवेयर है अब उस चीज का। मतलब तो वो उस एनर्जी जागरूक में है। है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे हम्म। ख्याल से हायरोफेंट में भी आ, उस इंसान के पास एक चुनाव है, एक चॉइस है, कि वो हम्म। अपने एक्सपीरियंस के बिना पर वो कौन सी तरफ ध्रुवीकरण करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब भी उसके हम्म। पास चुनाव है कि वो अपनी इस बात को समझने के बावजूद, अपने आप को समझने के बावजूद, और ईश्वर से एक हो सकता है, लेकिन अब भी उसके पास रास्ता है कि वो चाहे हाँ। तो अपना ध्रुवीकरण बदल दे। एम आई राइट? हाँ, तो पोटेंशिएटर के बाद ही तो चॉइस का कार्ड लगता है ना, फिर उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तो एसटीएस या तो एसटीओ। हाँ, हायरोफेंट कार्ड की बात कर रही थी मैं। हाँ, हायरोफेंट को ही चॉइस आता है, चॉइस वहीं पे आता है, हायरोफेंट के पास ही होता है चॉइस। राइट। हम्म। तो फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस जो उसने रिकॉर्ड किए हैं, हम्म। मतलब एक्सपीरियंसेस जो अनुभव उसके साथ हुए हैं, उसके हिसाब से वो क्या चुनता है कि उसको क्या करना है। और हाँ, जो स्वभाव होता है ध्रुवीकरण का, शैल आई से दैट और विल यू से दैट? आप बोलो बोलो, नो प्रॉब्लम, जो आई जस्ट पंच स्वभाव आउट। होता है ध्रुवीकरण का, उसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह के अनुभव होते हैं कैटलिस्ट लगने के बाद, उनका नतीजा तो पॉजिटिव हो सकता है कि आप उनसे सीख के आगे बढ़ सकते हो अगले साइकिल में, लेकिन आमतौर पे दिमाग के अंदर वो नेगेटिव रिकॉर्ड होते हैं। मतलब कि सबको लगता है कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, जबकि उन अनुभवों का, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करना। उन अनुभवों का जो फल, जो कर्म हुए, जो अनुभव हुए, उसका फल जो है, the fruit of these experiences apparently negative is frequently found to be helpful in the development। तो उन अनुभवों का जो फल मिला, या जो कुछ भी नतीजा निकला, वो कहने के लिए ऐसा होता है कि नहीं ये बुरा था, लेकिन उन्हें आगे आध्यात्मिक तरक्की करने के लिए और दूसरों की सेवा करने के लिए वहां पर उनको चुनाव करने का मौका मिलता है। उस हिसाब से वो पॉजिटिव है। दिस इज अ न्यू परसेप्शन। हाँ, ओके। नहीं दिस नहीं, ये इज। अच्छा परसेप्शन, मैंने कहा ये आपका जो परसेप्शन आपने निकाला, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग परसेप्शन, मैंने सोचा नहीं था इस बारे में। हाँ। सो सिग्निफिकेटर जो हायरोफेंट है, वो जैसे मैंने बोला सेल्फ अवेयर एंटिटी है, उसको ये पता है कि मैं मेरा भौतिक शरीर नहीं हूँ, ये मेरे मटेरियल चीजें जो है वो मैं नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ। वो अपने आप को उस अवेयरनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस से देखता है। चेतन अवस्था में। और चेतन, हाँ, वो कॉन्स्टेंटली उसी अवेयरनेस में रहता है।
और वो अपने हर कैटलिस्ट को उस तरह से देखता है और उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और जितने भी एक्सपीरियंसेस फाइनली जनरेट हुए हैं वो सिग्निफिकेटर के पास रिकॉर्ड होते हैं उस चीज का। ये हमारे और आकाशिक लास्ट रिकॉर्ड्स हैं। बोल सकते हो आप, इन अ वे, यस। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अब तो। कुछ भी हो सकता है, सीरियसली। हाँ ओके, फिर एंड में उसने क्या बोला, विंग्स कुछ बोला उसने। हाँ, मैं बताती हूँ। तो वो कहता है कि ये सारे रिकॉर्ड होते हैं सिग्निफिकेटर के पास, मतलब हायरोफेंट के पास, ताकि वो अपनी ध्रुवीयता को और मजबूत बना ले, और अपनी सभी जिंदगियों, जितनी तुम्हारी तीसरी घनत्वता की धरती के ऊपर तुमने जितनी जिंदगियां जी हैं, उन सभी जिंदगियों का निचोड़ एक तरह से निकाल कर तुम्हें और बेहतर अनुभवों की तरफ लेकर जाता है। और एक मिनट बताती हूँ, represent by the, और एक मिनट, what is the quest is further strengthened by the spirit represented by the outstretched wings of the hierophant coaxing the mind onwards। मतलब वो ये कहता है कि हमेशा जो तुम्हारी आत्मा है, वो आत्मा जो हायरोफेंट के कार्ड में ऊपर जो पंख बने हुए हैं, तुम्हारी आत्मा को दर्शाता है कि वो हमेशा तुम्हें ये कहती है कि आगे बढ़ो और अपने पंख फैलाओ और आगे बढ़ो, थोड़े में मतलब संतुष्ट ना हो जाओ। और सिंपली एज मोर देन फिजिकली में, और ये सिर्फ तुम्हारी भौतिक जो जिंदगी है, ये सिर्फ तुम्हारी भौतिक जिंदगी नहीं है। तुम्हें इसके ऊपर काम करना है, अपनी चेतना का विस्तार करना है, और हमें विश्वास और भरोसे से जिंदगी जीनी है, और हमें अपना बदलाव करना है। और तब वो आते हैं लवर्स कार्ड पे। वो कहते हैं कि तुम्हें विश्वास के साथ और भरोसे के साथ अपनी जिंदगी जीनी है, और अपने ये सारे अनुभवों के अनुभवों के होते हुए भी तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति करनी। डिड आई मिस आउट ऑन एनीथिंग? नो नो, करेक्ट। अब करती हूँ, बोल क्या। एक थॉट आया मेरे दिमाग में, जो हायरफेंट है हम्म वो हायर सेल्फ है हमारा बेसिकली, जहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, और जिसको ये पता है कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ। अब अगर आप इसको देखोगे ना, आर्केटाइप्स को, जितने भी आर्केटाइप्स है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि वो हमारे अलग अदर सेल्स है। हायर सेल्फ भी हमारा ही अदर किसी का, सेल्फ है, एक राइट? मिनट, किसका माइक ऑन है? पहले तो अपना माइक बंद करो। मेरा मेरे ही पीछे से आवाज आ रही है बिकॉज अच्छा, आई एम सॉरी वॉकिंग ऑन सॉरी। द हाँ हाँ, तो हायरोफेंट तुम कह रही हो कि हायर सेल्फ है। कुड बी हायर सेल्फ। एंड ओके। अनदर थॉट जो मेरे दिमाग में आया है ये है कि ये सारे आर्केटाइप्स मतलब आपके अदर सेल्स हर एक डायमेंशन में, हर एक डेंसिटी में एग्जिस्ट करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से इस पे फिलहाल कौन से, बेसिकली जंपिंग द टाइम लाइन, कि आप कौन से आर्केटाइप में जा रहे हो, पर वो ऑलरेडी है, दे आर एग्जिस्टिंग। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से इसमें हो अभी। सी, तो वही हायर मैं सेल्फ तो तुमसे है ना। कह रही, वही मैं तुमसे कह रही थी। तुमने मुझसे कहा कि ये डिविनेशन नहीं है, ये आर्किटाइप्स अलग है, लेकिन मैं तुमसे वही कह रही थी कि हम लोग जब पैदा होते हैं ना, अभी रिकॉर्डिंग बंद, रिकॉर्डिंग तो चल रही, हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोग कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, ग्रह में पैदा हुए, कौन सा ग्रह हमारा कहाँ पर है, हम कौन से नंबर से पैदा हुए, हम टैरो हमारे जन्म के हिसाब से, टैरो के हिसाब से कौन सा कार्ड हमारा है, इस तरह की चीजें आपको बताती हैं कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हो, वहां से आपको आगे निकलना है। So if I have to specify that, if I have to give an example, for example, if I say that my date of birth is 21, so 21 is the world card. So I have already probably, so date of birth is always your potential. It is what you have, lived and you're good at. So maybe I've already reached the world card, but then my total of the year becomes 11. Now 11 is not 11, or 21 December can never total up to only an 11. There is another digit before that. That gives me an insight into what my 11 means. तो मेरा total 11 है। 11 is 11 यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है ना, जस्टिस कार्ड नहीं है, राइट? हाँ,
यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। आजकल का जो टैरो है उसमें स्ट्रेंथ एंड जस्टिस को उल्टा कर दिया है। जस्टिस 8वां नंबर है और स्ट्रेंथ 11वां नंबर है इजिप्शियन टैरो में। लेकिन बाकी जितने आजकल के टैरो हैं उसके अंदर 11वां नंबर जस्टिस का है, विच इज वाई आई एम ऑलवेज फाइटिंग फॉर जस्टिस, always, and my name number total is 8. So I'm always being patient, but nobody can see that patience because my life path tells me that you have to fight for justice. So whether you interchange or not, you take it as that or you take it as that, my basic life story revolves around patience and justice. So that's what I mean, I think. Anyway, let's move forward. Check कर। हाँ। ओके, सो सिग्निफिकेटर जो है, हेरोफिंट जो है, वो जब सेल्फ अवेयर हो जाता है उसके बाद उसके पास चॉइस होते हैं, ठीक है, या तो सर्विस टू सेल्फ का पाथ चुन ले या तो सर्विस टू अदर्स का पाथ चुन ले। वो जब तक वो पाथ चूज नहीं करेगा ना तब तक उसके माइंड परिसर का, मतलब मन परिसर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। पोलैरिटी चूज करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और कोई एंटिटी जिसने अपने सातों चक्र को बैलेंस किया हुआ है वो यूजुअली सर्विस टू अदर्स वाले पाथ को चुनता है, और उसके ऑपोजिट सर्विस टू सेल्फ भी चुन सकता है। और क्या बोला उसने? कि एंड में आप कुछ बोला अपने अपने आप को जब जानने लगते हो तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। आप कौन सा हर पल में, अपनी जिंदगी के हर पल में आप क्या रास्ता चुनते हो और क्या फैसला करते हो, उसके हिसाब से आप अपनी जिंदगी में और अपने दिमाग के बदलाव में आगे बढ़ते हो और आपका हर चक्र जो है वो संतुलित होता जाता है, खुलता जाता है। आपके जो भी भगवान ने आपको नेमतें या बख्शी है उसके हिसाब से आप अपने दिमाग की गहराई में जाकर आप दूसरों की सेवा का रास्ता या अपनी सेवा का रास्ता चुनते हो। और आप जब खुद को पूरी तरह से काफी हद तक, मतलब जैसे जितना हो सकता है उतना जान लेते हो, जब तक कि आपको समझ में आता है कि अगर मुझे एक रास्ता पकड़ना है तो मुझे दूसरा रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे भगवान की तरफ जाना है तो मुझे खुदगर्जी का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और मुझे दूसरों की सेवा का रास्ता अपनाना पड़ेगा, या वाइस वर्सा। और तब आपके अंदर वो बदलाव आने लगता है जहां पे आपकी शुद्धता, आपके मन की पवित्रता जो है वो आपके दिमाग पर, अपने दिल पर और आपकी चेतना पर काम करती है और आपके अंदर वो बदलाव लेके आती है। और आप अपनी जो भी सीख थी जिंदगी की, उन सीख से आप अपना चुनाव करते करते आगे बढ़ते हो। कई बार आपकी परीक्षा भी ली जाती है और जब आपकी परीक्षा ली जाती है तब आपको शिद्दत से अपने चुने हुए रास्ते पर चलना है और उस जो आपका गोल है जिंदगी में उसकी तरफ बढ़ना है। और तब आप आते हो ग्रेट वे ऑफ द माइंड चैरियट कार्ड पे। ये बताया उसने। पा बोलते हैं ना हमेशा कि बीच में लटकेगा तो खाएगा झटके, बीच में लटके तो खाएगा झटके। चॉइस करनी है, यहाँ से निकलना है तो हर चॉइस पल में करनी है, करनी है। हर पल में करनी है। करेक्ट। राइट। याद है। हाँ, अब ग्रेट वे ऑफ द माइंड, ग्रेट वे ऑफ द माइंड जो है लास्ट आर्केटाइप, नॉट लास्ट, हाँ लास्ट आर्केटाइप जो है माइंड का। वो पिछले 6, हाँ माइंड का, पिछले 6 आर्केटाइप्स का कुल मिला के जो बनता है, उसका एक्सपीरियंस है जो जो हुए हैं अब तक के, उसका कल्मिनेशन है ग्रेट वे ऑफ द माइंड। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपने सारे एनर्जी सेंटर्स को ओपन कर दिया है, बैलेंस कर लिया है, एक्सपीरियंसेस को समझ गया है, अपने प्रेरकों को समझ गया है, और अब कॉन्शियसली चीजों को कर रहा है, चेतन मन से चीजों को कर रहा है, और उसमें से जो प्रकट होता है ना वो है आपका ग्रेट वे ऑफ द माइंड। जहां पर आपके अंदर पूर्ण बदलाव आ चुका है पिछले 6 अनुभवों के बाद, मतलब पिछले कार्ड्स के बाद। यस यस। हाँ। अब आगे। इसमें उसने एक और चीज बोली है कि भले ही उसका पर्दा पूरी तरह से ना हटा हो, उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्शन ना हुआ हो, लेकिन वो अब रूट ऑफ द माइंड को समझ गया है और हर चीज को वो उस वहां से एक्सेस करेगा। मतलब वो अपने इंडिगो और पर्पल जो लास्ट के 2 चक्रास है ना,
वहां से काम करता है, उसका सारा आ, कार्य वहां से होगा। एक चीज उसने और बोली कि इस कार्ड में आके आप अपना ध्रुवीकरण पूर्ण तरह से चुन लेते हो, स्टेबलाइज कर लेते हो अपनी ध्रुवीकरण को, मतलब स्थिर कर लेते हो कि हाँ मुझे ये रास्ता अपनाना है, चाहे वो दूसरों की सेवा का हो या अपनी सेवा को। तब जाके आपके सारे चक्रों, वॉट एवर यू वर सेइंग, कंटिन्यू। हेलो। तो वो चक्रास अपने, हाँ हाँ, हाँ। चक्रास बैलेंस होते हैं, तो फिर वो अपने इंडिगो रे और पर्पल रे से कार्य करता है। लेकिन उसके नीचे के जो फाउंडेशन चक्र है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, वरना वो कर नहीं पाएगा। हम्म। हम्म। उसकी, व्हाट वर यू सेइंग अबाउट इट्स वेल? उसने ये बोला कि भले ही जो भूलने का पर्दा है पूरी तरह से ना उठाओ, क्योंकि थर्ड डेंसिटी में पूरी तरह से उठना असंभव है। वो हाँ। सिर्फ जीसस ने किया था। ठीक हाँ। है, लेकिन हाँ, वो चीजों को ना अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से निकाल निकाल के चीजें करेगा। वो अवेयर हाँ। पॉइंट तक पहुंच गया है अब। हम्म। भले उसको पिछले जन्म याद ना आए, लेकिन उसको ये पता है कि भाई रूट ऑफ द माइंड से चीजें कैसे करवानी है, वहां से कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, ये उसको हम्म। पता है। और वो अपने इंडिगो रे और पर्पल जो वायलेट रे चक्र है, वहां से काम करता है। अच्छा। फिर दोनों 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 भी, एसटीएस भी पर और यहाँ एसटीओ पर दोनों भी कर उसने, वो सकते कह रहा है कि यहाँ पर उसने अपने नीचे के तीनों चक्रों को बैलेंस कर लिया है। Utilized in service to others or self, those working in consciousness who have balanced the lower energy centers may find themselves moving between the great way of the mind and the transformation of mind. मतलब कि जब आपने नीचे के तीनों चक्रों को बैलेंस करना सीख लिया है, तब आप ट्रांसफॉर्मेशन से आप ग्रेट वे ऑफ द माइंड की तरफ बढ़ोगे। तब तक, जब तक कि आपने अपना पूरा जो ध्रुवीकरण का रास्ता पूरी तरह से आपने चुन लिया है, the chosen path is fully realized, और तब जो है the vein speaks to you through the deep mind, the veil is a separation. तो कंटिन्यू सोनिया। तो उसने यही बोला है कि नीचे का फाउंडेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट आप ऊपर वाले चक्रों के साथ काम कर सको। और आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन से ग्रेट वे के बीच में आप फिर अगर नीचे के चक्र बैलेंस है, ऊपर के नहीं है, तो फिर आप वो उन दोनों के बीच में ही घूमते रहोगे। हम्म। और तब उन्होंने समझाया कि ये जो वेल के बारे में अब जाके इन्होंने बताया कि वेल वो होती है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस माइंड के बीच में लगी हुई होती है। और ये एक बार ग्रेट वे ऑफ द माइंड को पार कर गया तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी जाकर उसके द्वारा वो काम कर सकता है, और उससे उसको मदद मिलती है आगे बढ़ने के लिए। फिर आगे वो ये कहता है कि ये जो 7 कार्ड्स की बात की उसने, 7 चीजों की बात की, ये आर्किटाइप दिमाग के थे और ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझने, क्योंकि इसी के द्वारा आप आगे, मतलब आगे का जिंदगी का सफर को पूरी तरह से समझ पाओगे। सबसे वाह। डिफिकल्ट टास्क यही है ना, माइंड को कंट्रोल करना ही तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। राइट। माइंड के अंदर अगर बैलेंस आ जाता है, आप मन में इतने पावरफुल हो जाते हो कि किसी भी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको आपका लक्ष्य पता है, फिर आपकी बॉडी तो आपके कंट्रोल में आएगी ना, बिकॉज बॉडी इज अ क्रिएचर ऑफ द माइंड। राइट। एग्जैक्टली। इसलिए माइंड कॉम्प्लेक्स इतना इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग में उसने बताया। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आर्केटाइप्स ऑफ द माइंड कंप्लीट। नाउ आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।